न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया इसी के साथ देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन में किसी भी वक्त और भयानक जंग छिड़ सकती है। कभी भी पुतिन की सेना ऐसा हमला कर सकती है जो अब तक नहीं किया गया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस के कब्जे वाले खेरसौन में रूसी सेना की पकड़ अब कमजोर हो गई है और अब वहां से बड़ी तादाद में लोगों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आशंका जताई जा रही है कि खेरसौन में अपनी छल्लाहट मिटाने के लिए पुतिन की सेना बहुत बड़े अटैक को अंजाम दे सकती है, क्योंकि ये उन्हीं 4 इलाकों में आता है जिन पर हाल ही में रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। खेरसौन में भयंकर तबाही का अलार्म। खेरसौन पर बड़े हमले की आशंका। महायुद्ध की दहशत से सहमे लोग। यूक्रेन में चल रही जंग अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त युद्ध के मैदान से दुनिया को डराने वाली खबर सामने आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के कब्जे वाले खेरसौन में बड़े पैमाने पर रूसी लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। उन्हें डर सता रहा है कि कभी भी आर पार की जंग में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। खेरसौन उन्हीं 4 इलाकों में आता है जिन पर जनमत संग्रह के बाद रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि खेरसौन पर रूस की पकड़ कमजोर हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना उसे दोबारा हासिल कर सकती है। खुद रूसी सेना के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने यह सच कबूल किया है। रूसी सेना खेरसौन शहर से आबादी की सुरक्षित निकासी तय करेगी। खेरसौन में नागरिकों और रूसी सैनिकों के लिए स्थिति फिलहाल बहुत कठिन है। दुश्मन रूसी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। दरअसल खेरसौन यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। इस इलाके को जनमत संग्रह के जरिए रूस में मिलाने का दावा किया गया था, लेकिन यूक्रेन की सेना के पलटवार ने खेरसौन में पुतिन के लिए मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने यहां हमलों को और तेज कर दिया है। महज कुछ घंटों पहले ही यूक्रेन की सेना ने यहां रूस के 84 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, खेरसौन के 3 बेहद अहम हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया गया है। खेरसौन रूसी सेना के लिए बेहद अहमियत वाला इलाका है। इस इलाके में बड़ी तादाद में जहाज बनाए जाते हैं। यहाँ मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर जैसे शिप बनाए जाते हैं। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। यही वजह है कि जनमत संग्रह के जरिए रूस ने इस इलाके पर अपना कब्जा किया था। हालांकि जिस तरह से अब यूक्रेन की सेना खेरसौन में आगे बढ़ रही है, उससे खेरसौन में रहने वाले लोगों और रूसी सेना के लिए मुसीबत बढ़ गई है और अब आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच घमासान
और तेज हो सकता है। तो रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपने चरम पर है। इस युद्ध का अंजाम भीषण खून खराबे तक पहुंच चुका है। इस बीच रूस के सैनिक यूक्रेन पर और आक्रामक होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर भी सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर इस युद्ध से सामने आ रही है। रूस की संसद ने भी पुतिन के फैसले पर मोहर लगा दी है, यानी कि यूक्रेन के चारों प्रांत में अब से रूस का सैन्य शासन लागू हो गया है और यहाँ पर तैनात अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां मिलने वाली हैं। पुतिन के इस कदम से जंग और तेज होनी अब तय मानी जा रही है। जिस तरीके से मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान पुतिन की ओर से इन चारों इलाकों में कर दिया गया है। बिल्कुल, और आज से ये प्रभावी भी हो जाएगा, यानी कि इन 4 इलाकों में सेना का पूरी तरीके से नियंत्रण और आम नागरिकों के अधिकार खत्म होते जाएं। अगले 48 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी। कब्जे वाले इलाकों में पुतिन ने लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब महातबाही। यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू करते ही महातबाही की आहट सुनाई देने लगी। यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसका अंजाम खूनी जंग है। मार्शल लॉ का मतलब है कि एक भी गोली यूक्रेन के चारों इलाकों में चली तो यूक्रेन का नामो निशान खत्म। इससे पहले भी पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से अलर्ट आया था। कहा गया था कि चारों इलाके रूस का हिस्सा है और ये रूस के परमाणु अम्ब्रेला के नीचे है। इस धमकी का मतलब था कि रूस के इलाकों में हमला करने पर परमाणु हमले से बदला लिया जाएगा। पुतिन के प्रवक्ता की इस धमकी पर अब मार्शल लॉ की मुहर लग गई है। पुतिन ने यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में मार्शल लॉ लागू किया है। И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. पुतिन के इस फैसले के बाद ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं, गोलीबारी करते दिख रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस के कब्जे से कुछ बस्तियां, कुछ गांव रेत के माफिक फिसलते जा रहे हैं। यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की धमकी से लेकर अब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। वो ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि इन इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का सुझाव सबसे पहले उनके खासम खास चेचन के खूंखार कमांडर रमजान कादरफ ने दिया था। कादरफ ने ही कहा था यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में मार्शल लॉ लगाकर कम क्षमता वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस बात की आशंका यूरोपीय देश पहले भी जाहिर कर चुके हैं। वहीं पुतिन के मार्शल लॉ लागू करने के इस फैसले को अमेरिका ने एक हताश कदम बताया है, तो ज़ेलेंस्की ने भी इसको एक फरमान बताया है। Працюємо для того, щоб гарантувати повну
безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування. पुतिन के इस कदम से अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश तिलमिलाए हैं, क्योंकि पुतिन अपने हर फैसलों पर अडिग रहते हैं। वो झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन ने मार्शल लॉ कानून 2002 में बनाया था। तब से लेकर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये तब लागू किया जाता है जब रूस पर खतरा हो। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस का हिस्सा माना है और इन इलाकों में यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा जमा रही है। इसी आधार पर इन इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद यहां के अधिकारियों को कई इमरजेंसी पावर दे दी गई है, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकते हैं। यानी रूस की जमीन पर आक्रमण का अंजाम यूक्रेन का खात्मा हो सकता है। अब आपको पुतिन के इस मार्शल लॉ लागू करने के प्रभाव क्या होंगे उसे हम बताते हैं। दरअसल इस कानून के लागू होने के बाद यूक्रेन के चारों इलाकों में रूस का कब्जा होने वाला है। वहां पर पूरी तरीके से सैन्य शासन लागू हो जाएगा। तो ये पहला असर आप इस मार्शल लॉ लागू होने के बाद देखेंगे। बिल्कुल, और इलाके के अधिकारियों को इमरजेंसी पावर दे दी जाएंगी, यानी कि उनकी पावर सब बढ़ चुकी है। ये दूसरा असर है। इसी के साथ में जो तीसरा बड़ा असर आप देखेंगे वो ये कि इन इलाकों में कभी भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ये वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके पास में अधिकार होगा। बिल्कुल, चौथा असर यह है कि यूक्रेन की सेना के खिलाफ बड़ी तैयारी है और जिस तरीके से ये युद्ध अब आक्रामक हो गया है तो ये तमाम असर देखे जा सकते हैं। दरअसल यूक्रेन की सेना को पीछे करने के लिए एक बड़ा मार्शल लॉ लागू किया गया। यूक्रेन से सटे इलाकों में आवाजाही बैन हो जाएगी। अभी तो 4 इलाके हैं, जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा वहां पर तो बाकी इलाकों का जो संपर्क है इन चारों से वो टूट जाने वाला है। बिल्कुल, तो यूक्रेन और रूस के बीच तबाही का असर देखा जा रहा है। जंग जारी है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले भी ताबड़तोड़ शुरू कर दिए गए हैं रूस द्वारा। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से रूस पूर्व समेत कई इलाकों में हमला जारी रख रहा है, जिसके बाद यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। हालांकि इन सब के बावजूद भी यूक्रेन का रूस पर पलटवार अभी भी जारी है। उतने ही धमकम से यूक्रेन अभी भी रूस का सामना कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र में ड्रोन से बम गिराए हैं। इन सबके बीच भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन में रह रहे भारतीय को जल्द से जल्द निकलने को कहा है। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए इस वक्त स्थिति हम आपको बता रहे हैं। मार्शल लॉ का ऐलान कल पुतिन ने कर दिया है। यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं, बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है और ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। तो इसी बीच भारत के लिहाज से क्या बड़ा है कि भारत की ओर से एडवाइजरी जारी की गई दूतावास की ओर से कि जितने भी भारतीय वहां रह रहे हैं जल्दी से जल्दी वहां से निकले। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने रूस के बॉम्बर को खदेड़ दिया है। खबर है कि रूस के Tu-95 को अमेरिकी एयरफोर्स ने हवा में ही रोक दिया। रूस और नेटो के 14 देश न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं और खबर यह आई है कि इसी बीच रूस के बॉम्बर का सामना अमेरिका के लड़ाकू विमानों से हो गया। अमेरिका ने दावा यह भी किया है कि रूस के बॉम्बर उड़ते उड़ते अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंच गए थे और इसी वजह से उसे उन्हें खदेड़ना पड़ गया है। रूस और नेटो इस समय न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका के रैप्टर F-22 और F-16 विमानों ने ब्रिटेन के ऊपर नॉर्थ सी में उड़ान भरी थी और रूस के Tu-95 ने प्रशांत महासागर पर। इस वक्त यूक्रेन के लिए जनरेटर बहुत बड़ी लाइफलाइन बन चुका है। पुतिन ने ईरान के ड्रोन से इतने ज्यादा हमले किए हैं, पूरे यूक्रेन पर बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन रूस के हमले में तबाह हो गए हैं।
खुद ज़ेलेंस्की की जनरेटर के भरोसे बंकर में रहने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ब्लैकआउट के बाद क्या यूक्रेन पर परमाणु अटैक का साया मंडरा रहा है। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया कि यूक्रेन के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट करना शुरू कर दिया। % पावर स्टेशन तबाह। 10 अक्टूबर से कीव पर हमले के बाद ऐसी तबाही हुई है कि यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आपको ज़ेलेंस्की का हाल बताते हैं। आपको ले चलते हैं ज़ेलेंस्की के बंकर में, जहां हालात बहुत इमरजेंसी वाले हैं। रिपोर्ट है कि ज़ेलेंस्की का बंकर अब 24 घंटे जनरेटर पर चल रहा है। कह सकते हैं कि पुतिन के हमले से या तो ज़ेलेंस्की के बंकर की बिजली कट चुकी है या फिर किसी भी वक्त पावर सप्लाई टूट सकती है। ज़ेलेंस्की इस वक्त पूरी तरह जनरेटर पावर बैकअप से काम चला रहे हैं। यहीं से ज़ेलेंस्की अपनी फौज को ऑर्डर देते हैं, यहीं से ज़ेलेंस्की दुनिया से बात करते हैं। यूक्रेन की 30% बिजली पावर सप्लाई वाला सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है और इसे लेकर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से जो शिकायत की है उसके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. पुतिन ने अभी तक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर जो हमले किए हैं उसकी वजह से यूक्रेन के करीब 1200 छोटे बड़े शहरों और गांवों में पूरी तरह ब्लैकआउट हो गया है। 7 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 8 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन के 30% बिजली सप्लाई वाला सिस्टम तोड़कर रख दिया है। यूक्रेन में युद्ध का यह सबसे खतरनाक दौर है क्योंकि पुतिन का नया जनरल अब बहुत ही जालिम फैसले ले रहा है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन का इरादा ज़ेलेंस्की की पूरी बिजली काट देने का है। इसी तरह पुतिन ज़ेलेंस्की को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहते हैं और फिलहाल पुतिन ने ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव पर बमबारी करके उनके बंकर को भी गुप्त अंधेरे में रखने का फैसला किया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बंकर को जनरेटर से 24 घंटे पावर बैकअप दिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की अब सामान्य बिजली सप्लाई पर निर्भर नहीं रह सकते। ज़ेलेंस्की का जनरेटर इस वक्त यूक्रेन के कमांडर स्ट्रक्चर की लाइफलाइन बन चुका है। ऐसा नहीं कि ईरानी ड्रोन से रूस के हमले और उनकी वजह से ज़ेलेंस्की के इलेक्ट्रिक इमरजेंसी के बारे में बाइडेन नहीं जानते। बाइडेन की सेना की नजर पुतिन के हर ड्रोन पर है और उसके हर हमले पर है। बाइडेन ये भी जानते हैं कि इस वक्त ज़ेलेंस्की का बंकर वाला दफ्तर जनरेटर वाले पावर बैकअप से चल रहा है। दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक टीनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मनसा से पुलिस कस्टडी से ये फरार हुआ था। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है दीपक टीनू और गिरफ्तारी के वक्त दीपक टीनू के पास से हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद हुए हैं।
पुलिस अब दीपक टीनू से पूछताछ कर रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि लॉरेंस का करीबी दीपक टीनू मूसेवाला मर्डर से जुड़े राज उगल सकता है। पुलिस को चकमा देने वाला गैंगस्टर अरेस्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी से दीपक टीनू हुआ था फरार। 1 अक्टूबर की रात को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा दीपक टीनू पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार दीपक टीनू की तलाश में जुटी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इधर उधर दबिश दे रही थी और आखिरकार पुलिस ने दीपक टीनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर दीपक टीनू के फरार होने के बाद से ही पुलिस ने उसकी तलाश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी की थी। इस दौरान हर राज्य में पुलिस पूरे एक्टिव मोड पर नजर आ रही थी और आखिरकार पुलिस को राजस्थान में कामयाबी मिली, जब अजमेर से गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस को पता चला कि फरार होने के बाद राजस्थान पहुंचा था दीपक टीनू। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वो छिपता रहा। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के ठिकाने पर जाकर छिपा। पुलिस ने गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान यह भी निकलकर सामने आया कि गैंगस्टर दीपक टीनू की मदद लॉरेंस बिश्नोई कर रहा था। दीपक टीनू को केकड़ी, अजमेर, राजस्थान से अरेस्ट किया गया दोपहर को। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड भी मिले हैं और 2 अच्छी क्वालिटी के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। जब दीपक टीनू को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान वो एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसके पास से भारी तादाद में असलहे बरामद हुए हैं। गैंगस्टर दीपक टीनू के पास से हथियार बरामद। गैंगस्टर दीपक के पास से 5 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भी बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि यह हथियारों की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने दीपक टीनू तक पहुंचाया था। यही नहीं, खबर यह भी है कि वो किसी हाई प्रोफाइल शख्स की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, जिसके बाद उसके विदेश भागने की पूरी तैयारी थी। गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बताया था कि दीपक टीनू विदेश भागने की तैयारी में है। और जब दीपक टीनू गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया जा रहा था, जिसके सहारे वो दक्षिण अफ्रीका फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर दीपक टीनू। तो गैंगस्टर दीपक टीनू को पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया है। इस बीच पुलिस को पता चला कि जब ये दीपक टीनू फरार हुआ, तब से ही लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी मदद कर रहा था। और इस दौरान दीपक टीनू का फर्जी पासपोर्ट बनवाया जा रहा था, जिसके सहारे दीपक टीनू दक्षिण अफ्रीका भागने की फिराक में भी था। जब पुलिस ने गैंगस्टर दीपक टीनू को अजमेर से गिरफ्तार किया तो उसके पास से 5 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। और इसके साथ ही गिरफ्तारी के वक्त दीपक टीनू के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भी पुलिस को बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर दीपक टीनू से पूछताछ हो रही है। उसमें पर्दाफाश किया गया। जैक नाम का गैंगस्टर उसकी मदद कर रहा था, लॉरेंस गैंग को इंटरनेशनल मदद देता था। दीपक टीनू ने बताया कि लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर जैक लगातार उसके टच में था और वो उसे यूरोप से इंटरनेशनल सपोर्ट करता है। वर्चुअल नंबर के जरिए दीपक टीनू उसके टच में था। तो दीपक टीनू की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ में एक और नाम सामने आया, जो है जैक। और जैक के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको मदद पहुंचा रहा था और कोशिश थी कि उसे बाहर पहुंचाया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ, आखिर पुलिस की गिरफ्त से ये दीपक टीनू फरार कैसे हो गया। बिल्कुल,
दरअसल 1 अक्टूबर की रात को गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हुआ था और जिस वक्त दीपक टीनू फरार हुआ उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में था। दीपक टीनू जिस पुलिस वाले की कस्टडी में था उस पुलिस वाले को दीपक ने झांसा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए होटल ले जाने को कहा। उस पुलिस वाले की गाड़ी से दीपक टीनू होटल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और इस दौरान पुलिस वाला जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है और मौके का फायदा उठाया दीपक टीनू ने और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद गैंगस्टर दीपक टीनू की मदद करने के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया गया था। मानसा सीआई इंचार्ज को इस मामले में कर दिया गया निलंबित और उसके बाद गिरफ्तारी भी की गई। राजस्थान के अजमेर से दीपक टीनू अरेस्ट हुआ और अब ये तार निकलने शुरू हो चुके हैं। मैदान से पहाड़ तक मौसम की दहाड़ देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से देख रहे हैं जहां पर सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। दूसरी तस्वीर गुलमर्ग समेत घाटी के कई ऊंचाई वाले इलाकों में रात से हो रही हल्की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। तीसरी तस्वीर आपके सामने उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से है जहां किस तरीके से ऊंची चोटियां पूरी तरीके से बर्फ की आगोश में आ गई है। चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पांचवी तस्वीर उत्तराखंड के ओली से यहां पर्यटक बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक बर्फ ही बर्फ है। कहीं पर हल्की बर्फबारी हो रही है, कहीं पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपके सामने जम्मू कश्मीर से हो रही बर्फबारी की तस्वीरें रखते हैं। यहाँ सोनमर्ग और गुलमर्ग से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ऊंचे इलाकों में सड़कें पूरी तरीके से सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। तो वहीं कश्मीर में मौजूद पर्यटक भी मौसम की इस खूबसूरती का मजा ले रहे हैं। कश्मीर में बर्फबारी की खबर मिलते ही सैकड़ों पर्यटक मौसम का आनंद उठाने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। पर्यटक बर्फबारी में खेलते हुए सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। ये मौसम की पहली बर्फबारी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जिससे वहां के लोगों के चेहरों पर तो मुस्कान आई ही है। पर्यटक भी बेहद खुश हैं कि वो वहां जाकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो हर तरफ सफेद चादर नजर आ रही है। जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। एक तरफ व्यवसायी भी खुश हैं कि उनके कारोबार में इजाफा होगा, दूसरी तरफ जो पर्यटक सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए पहुंचे हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। बुधवार शाम को कुछ घंटों की बारिश के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़कों पर सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में तो सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी अब परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। खासकर बेंगलुरु के निचले इलाकों में जगह जगह पानी भरा देखने को मिल रहा है। खुले मेनहोल में पानी बह रहा है। बेसमेंट पार्किंग पानी से लबालब भरी हुई है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु की ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इलाकों में सैलाब के साथ गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं। आसमानी आफत इस कदर वहां बरस रही है और कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये बेंगलुरु की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसमानी आफत के आगे लोगों की जिंदगी बेबस नजर आ रही है। कैसे यहाँ पर अपने वाहनों को छोड़ते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने बेंगलुरु की रख रहे हैं और हैरानी इस बात की होती है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आईटी सिटी बेंगलुरु की है, जो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से बसाया गया, लेकिन बावजूद उसके थोड़ी सी मौसम की बात किस तरीके से बेहाल कर देती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आई है, जहां पर किस तरीके से अपने ये बाइक को बचाते हुए, खुद को बचाते हुए भी, और अंदाजा लगा पाना मुश्किल है इन तस्वीरों को देख करके कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी। और आज भी बता दें कि बेंगलुरु में आफत कम नहीं है। आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें देख करके हर कोई हैरान भी नजर आ रहा है। तो बेंगलुरु में बेबस है जिंदगी, क्योंकि किस तरीके से बारिश के आगे हर कोई अब त्राहिमाम कर रहा है। ये तो आप केवल एक तस्वीर देख रहे हैं। बेंगलुरु में एक तस्वीर वो भी सामने निकल कर आई, जहां पर दीवार भरभरा कर गिर गई और कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। भारत में एक बार फिर कोरोना के नए
वेरिएंट ने दी है दस्तक। नया वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है और लगातार लोगों को चपेट में भी ले रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट लोगों को फिर से एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही मास्क लगाने की भी अपील की जा रही है। दिवाली का वक्त है और बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ रही है और ऐसे में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। महाराष्ट्र में 18 नए मामले सामने आ चुके हैं, तो एक बार फिर से त्योहारों के मौसम में ये जो कोरोना की दस्तक है, ये लोगों की चिंता बढ़ा रही है। तो देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ने दी है दस्तक। ये त्योहारी सीजन है, ऐसे में बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन एक्सपर्ट लोगों से ये अपील कर रहे हैं, सरकारें लोगों से ये अपील कर रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, साथ ही साथ बाहर निकले तो अपने साथ मास्क जरूर लेकर जाएं। तो ये नया वेरिएंट जो है कोरोना का, इसने दस्तक दी है। ऐसे में जो मामले सामने आ रहे हैं, पुणे की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 13 मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस मास्क पहनना है और जैसे हम पहले नियमित तौर पर मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, वही फिर से करना है और इसी वजह से अब कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अभी स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना होगा। महाराष्ट्र एक बार फिर से इसकी जद में आ रहा है। आपने देखा पिछले कई वेव्स में महाराष्ट्र में किस तरीके का असर देखने को मिला बड़े पैमाने पर। अभी भी 18 मामले महाराष्ट्र से सामने आए और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पुणे से 13 अकेले मामले पुणे से सामने आ गए हैं। लिहाजा शिंदे सरकार ने पाबंदियों को और सख्त करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और ये दिवाली नजदीक है, जब भी त्योहारी सीजन होता है हम देखते हैं कि मामलों में उछाल आता है। ये इस वजह से क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि आप नियमित तौर पर मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस वजह से हम पूरी सतर्कता बरतें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपने वैक्सीन के डोज पूरे लें। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पहले 2 डोज हैं वो तो करीब करीब सब ने ले लिए हैं, बट जो प्रिकॉशन डोज है, जो तीसरा डोज है, वो बहुत कम लोगों ने लिया है। तो जिन का भी ये तीसरा डोज, प्रिकॉशन डोज छूटा हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ये डोज ले लेना चाहिए। एक नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का, जिसे हम BF7 कहते हैं, वो इंडिया में आ गया है। अच्छे क्वालिटी का मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी गैदरिंग जो एक क्लोज स्पेस में हो रही है, जहां पे बहुत सारे लोग हैं बट कोई सर्कुलेशन नहीं है, वहां पे आपको मास्क पहने रहना ही बेटर होगा। ये सारे प्रिकॉशंस लेने से शायद हम इस वायरस की चेन को, जो ट्रांसमिशन है, उसको रोक सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग संक्रमित होंगे तो उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिनको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज के अलावा मॉडरेट या सीवियर डिजीज हो सकती है। सारे लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको हम सब भूल गए हैं। लोग बिना मास्क के सब बाहर निकल रहे हैं और अभी जो नए वेरिएंट्स, सब वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के, हमें इनका एग्जैक्ट बिहेवियर पता नहीं है। ऑल्दो ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं, तो उम्मीद यही है कि ये भी ओमिक्रॉन की तरह बहुत ज़्यादा घातक नहीं होंगे। लेकिन कोरोना के किसी भी वेरिएंट के बारे में अर्ली स्टेजेस पे कुछ भी कहना मुश्किल होता है। खास करके जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, डायबिटिक्स हैं, एल्डरली हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों में हमें डर होता है कि कहीं इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए या लंग्स पे ना चला जाए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एहतियात बरतें। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है और यह बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.4% के साथ आज तक बहुत पीछे जा चुका है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनलों पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ रही हैं। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी जैसे मनोरंजन चैनल भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। न्यूज 18 इंडिया को 10.5 करोड़ दर्शकों ने देखा, जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।